लो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है? क्या आप उन 7 रहस्यों को जानना चाहते हैं जो आपको जल्दी अमीर बना सकते हैं? मैं हूं आपका साथी बुक बैंटर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब, कम समय में ज्यादा ज्ञान। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे जॉर्ज एस क्लेसन के द्वारा लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। नमस्कार। आज हम ना समय में पीछे चलते हैं। प्राचीन बाबल की उन धूल भरी गलियों में जॉर्ज एस क्लेसन की एक किताब है, करीब 100 साल पुरानी, पर आज भी उतनी ही काम की। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, मतलब बाबल का सबसे अमीर आदमी। इसके पन्नों से गुजरते हैं आज जी। हमारे पास ना इस किताब के कुछ हिस्से हैं। इनमें कहानियों के जरिए और छोटी छोटी मिसालों से धन कमाने, उसे संभालने और हाँ, बढ़ाने के बड़े सीधे पर गहरे सिद्धांत समझाए गए हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये सिद्धांत जो मतलब किसी फैंसी डिग्री या मुश्किल विश्लेषण पर नहीं टिके हैं, बल्कि रोजमर्रा की समझ और अनुशासन पर, हाँ, वो आज भी उतने ही कारगर हैं। क्लेसन की खूबी यही है, उन्होंने ऐसे कोई भारी भरकम उपदेश नहीं बनाया। दिलचस्प कहानियां हैं। सही कहा। ये सिर्फ पैसे जमा करने की बात नहीं है, ये तो सोचने का तरीका बदलने की बात है असल में। हाँ, सोचने का तरीका। चलिए इसी सोच के पहले कदम से शुरू करें। किताब का पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत है, अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। पर इसका मतलब बिल्कुल साफ है। तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा अपना है, जिसे तुम्हें रखना है। हाँ, इसे आजकल की भाषा में पहले खुद को भुगतान करें या पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। किताब तो कहती है अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, मतलब 10%, किसी भी और खर्च से पहले अलग रख लो। अब यहाँ बात सिर्फ 10% की नहीं है, बात है प्राथमिकता की। क्लेसन का तर्क है कि जब तक हम अपनी कमाई का पहला हक खुद पर नहीं जताते, हम असल में दूसरों के लिए कमा रहे होते हैं। दूसरों के लिए? जैसे? अरे वही मकान मालिक, दुकानदार, कर्ज देने वाले, उन सब के लिए। ये छोटी सी आदत है, पर पूरी मानसिकता बदल देती है। आपकी कमाई आपकी संपत्ति बनना शुरू होती है, सिर्फ खर्चों का जरिया नहीं रहती। ये तो सोचने वाली बात है कि पैसा बचाने की शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जरूरी है कि वो पहली चीज हो जो हम करें। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, भाई कमाई ही इतनी कम है, कैसे 10% बचाएं? मुश्किल है। किताब इस पर कुछ कहती है? हाँ, कहती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये नियम कमाई की रकम पर नहीं है, ये आदत पर आधारित है। मतलब चाहे कोई कितना भी कम कमाए, उसमें से एक छोटा हिस्सा बचाना तो मुमकिन है ना? भले ही वो 10% से कम हो शुरू में। अच्छा। महत्वपूर्ण है अनुशासन और शुरुआत करना। बस शुरू कर दो, फिर जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, बचत की रकम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो आदत डालना पहला कदम है। ये समझिए धन निर्माण की नींव है। बिल्कुल ठीक है। तो पहला कदम हुआ अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना, प्राथमिकता से। लेकिन सिर्फ बचाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाए, यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल। अपने खर्चों को नियंत्रित करो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। और ये सिद्धांत अक्सर मम्मा को डराता है। उन्हें लगता है बजट बनाने का मतलब है कंजूस बन जाओ या जिंदगी का मजाक किरकिरा कर लो। हाँ, लगता तो है। लेकिन किताब इसे अलग नजरिए से देखती है। वो कहती है जरूरी खर्चों और मन की इच्छाओं में फर्क करना सीखो। अच्छा, जरूरतें और इच्छाएं। हाँ, बजट का मतलब पाबंदी लगाना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर खर्च करना, ये जानना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और क्या वो खर्च आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है या आपके लंबे समय के लक्ष्यों में मदद कर रहा है। तो ये एक तरह से अपने पैसे का मालिक बनना हुआ, मतलब उसका गुलाम नहीं। ये जानना कि क्या वाकई जरूरी है और क्या बस अभी का मन कर गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वित्तीय अनुशासन का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं ना, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप गैर जरूरी चीजों पर खर्च कम करके उन चीजों के लिए पैसा बचा सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। शायद वो बचत हो, निवेश हो या कोई ऐसा अनुभव जो आपको असली खुशी दे। तो बजट बनाना असल में आपको ज्यादा आजादी देता है, कम नहीं। ये आपको अपने पैसे पर कंट्रोल देता है। समझ गए। तो हमने पैसा बचाया, ठीक है, खर्चों को समझा। आप उस बचाए हुए पैसे का क्या करें? यहीं पर शायद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं से अगला सिद्धांत है अपने सोने को गुणा करो, मतलब मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई।
सीधी भाषा में अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। यहाँ वो बांसीर और कोबी का जिक्र आता है ना, रथ बनाने वाला और संगीतकार, जो मेहनत तो बहुत करते थे पर थे गरीब। जी हाँ, बांसीर और कोबी। वो अपनी खाली जेबों से परेशान होकर बाबुल के सबसे अमीर आदमी अरकैद के पास जाते हैं सलाह लेने। और अरकैद, जो खुद एक मामूली लेखक से शुरू हुआ था और इन्हीं सिद्धांतों से अमीर बना था। अच्छा, वो लेखक था पहले? हाँ, तो वो उन्हें बताता है कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब है अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना। अब यहाँ ये समझदारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समझदारी से मतलब क्या अरकात कोई खास तरीका बताता है? आजकल तो निवेश के इतने विकल्प हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सोना, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो, मतलब दिमागी चकरा जाता है। देखिए, अरकात का जोर जटिल तरीकों पर नहीं है, वो बुनियादी उसूलों की बात करता है। ओके। वो कहता है लाभदायक मौकों में निवेश करो, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की सलाह पर करो जो उस क्षेत्र के जानकार हों, जिनकी अपनी साख हो। एक्सपर्ट्स की सलाह। हाँ, और जल्दी अमीर बनाने वाली आकर्षक योजनाओं से बचो, जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ओ, वो गेट रिच क्विक स्कीम्स। बिल्कुल, उनसे बचो। और सबसे जरूरी, धैर्य रखो, सब्र, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की ताकत को समझो, जहां आपका मुनाफा भी मुनाफा कमाने लगता है। हाँ, वो तो सुना है। अरकात की कहानी यही सिखाती है कि दौलत रातों रात नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, लगातार समझदारी भरे प्रयासों से। आज के दौर में जहां निवेश बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ये बुनियादी सलाह शायद और भी ज्यादा मायने रखती है। स्थिरता और समझ पर जोर देना, धैर्य और समझदारी। ये बातें सुनने में तो आसान लगती हैं, पर अमल करना शायद मुश्किल होता होगा, खासकर जब चारों तरफ जल्दी पैसा बनाने की कहानियां घूम रही हों। और निवेश में हमेशा थोड़ा जोखिम तो रहता ही है ना? बिल्कुल रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए अरकात का अगला सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वो है अपने खजाने को नुकसान से बचाओ, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। किताब कहती है बड़े अफसोस से थोड़ी सावधानी बेहतर है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा कहते हैं। इसका मतलब है अपनी मूल पूंजी, यानी जो पैसा आपने इतनी मेहनत से बचाया और निवेश किया है, उसकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दो। तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा रिटर्न के लालच में बहुत बड़ा जोखिम ना लेना। हाँ, खासकर ऐसे जोखिम जिन्हें आप समझते ही नहीं हैं। अरकाद अपने बेटे नोमासिर को सिखाता है, और शायद खुद भी अपनी गलतियों से सीखा होगा उसने, कि पैसा खो देना और फिर उसे वापस कमाने की कोशिश करना, ये एक अच्छा मौका चूक जाने से कहीं ज्यादा तकलीफदेह और मुश्किल होता है। ये बात तो सही है। उन निवेशों से बचना जरूरी है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगें, या जिनमें आपका पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा हो। सोने का पहला नियम, जैसा अरकाद बताता है, यही है कि सोना यानी पैसा उसी के पास टिकता है और बढ़ता है जो उसे समझदारी से संभालना जानता हो। पूंजी की सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। ये सिद्धांत वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसा लगता है ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के बड़े फैसलों के बारे में भी है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल कदमों पर आते हैं जिनका जिक्र किताब में है। एक है, अपने आवाज को एक लाभदायक निवेश बनाओ। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब अपना घर खरीदना। हाँ, और इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा सा है। अपना घर होने से आप हर महीने किराया देने के बड़े खर्च से बच जाते हैं। सही है, जिससे आपकी अपनी संपत्ति यानी इक्विटी बनती है। ये एक तरह से जबरदस्ती की बचत और निवेश जैसा हो जाता है। किताब इसे लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक ठोस कदम मानती है। हालांकि आजकल इस पर काफी बहस भी होती है कि घर खरीदना हमेशा सबसे अच्छा निवेश होता है या नहीं, खासकर प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और लोन के बोझ को देखते हुए। ये बात बिल्कुल सही है, और व्यक्तिगत परिस्थितियां, बाजार के हालात, आपकी जीवन शैली, ऐसे कई कारक हैं जो इस फैसले को प्रभावित करते हैं। किताब का सिद्धांत एक प्राचीन संदर्भ में दिया गया है, जहां शायद विकल्प भी कम थे, लेकिन मूल विचार आज भी प्रासंगिक है। क्या है वो मूल विचार? यही कि अपने रहने की लागत को कम करना और एक ऐसी संपत्ति बनाना जो समय के साथ मूल्यवान हो सके। इसे आंख बंद करके अपनाने के बजाय आज के संदर्भ में अपनी स्थिति के अनुसार तौलना जरूरी है। ये हर किसी के लिए सही हो जरूरी नहीं। एक और सिद्धांत है, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। ये सिर्फ बुढ़ापे की बात है या कुछ और भी मतलब है इसका? ये उससे कहीं ज्यादा है। किताब कहती है जीवन के बरसात के दिनों और सुनहरे वर्षों दोनों के लिए पहले से तैयारी करो। बरसात के दिन और सुनहरे वर्ष, अच्छा।
हाँ, इसका मतलब है ना सिर्फ रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना जब आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी तैयार रहना, जैसे कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या नौकरी का छूटना। ये ऐसी संपत्तियां बनाने के बारे में है जो मुश्किल समय में या जब आप सक्रिय रूप से कमा नहीं रहे हों तब भी आय का स्रोत बनी रहें। ये दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सही कहा। और फिर आता है आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, मुझे लगता है, कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर हम पर केंद्रित है, हमारे कौशल, हमारे ज्ञान पर। किताब कहती है जितना अधिक ज्ञान और कौशल आप प्राप्त करेंगे उतना ही ज्यादा आप कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये खुद में निवेश करने की बात है। नई चीजें सीखना, अपने काम या हुनर में महारत हासिल करना, अच्छे गुरुओं से सीखना और लगातार खुद को बेहतर बनाना, आपकी कमाने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी सारे सिद्धांत, बचत, निवेश, बजट, वो तभी ज्यादा प्रभावी होते हैं जब आपकी कमाई अच्छी हो, है ना? हाँ, ये तो है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में इशारा भी किया था, कि ये कोई नए जमाने के मैनेजमेंट गुरु के विचार नहीं है। कहा जाता है कि पुरातत्वविदों को प्राचीन बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियों पर, क्ले टैबलेट्स पर इसी तरह के वित्तीय नियम लिखे मिले हैं। बिल्कुल। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अच्छे वित्तीय सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हजारों साल से चले आ रहे हैं। ये मानव स्वभाव और पैसे के साथ हमारे रिश्ते की बुनियादी समझ पर आधारित हैं, जो हजारों सालों में ज्यादा नहीं बदले हैं। सही। क्लैसन ने बस इन सदियों पुराने ज्ञान को कहानियों के जरिए हम तक पहुंचाया है, बड़ी सरल तरीके से। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि बाबुल के सबसे अमीर आदमी का ज्ञान कुछ सरल पर बेहद शक्तिशाली विचारों पर टिका है। अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ, मतलब पहले खुद को भुगतान करो। हाँ। अपने खर्चों को समझो और कंट्रोल करो। बजट बनाओ पर सोच समझकर। अपनी बचत को समझदारी से काम पर लगाओ ताकि वो बढ़े, यानी निवेश करो। जी। अपनी पूंजी को बड़े नुकसान से बचाओ। अगर संभव हो तो अपने रहने के लिए घर बनाने या खरीदने पर विचार करो। भविष्य की अनिश्चितताओं और बुढ़ापे के लिए आय का इंतजाम करो। और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाते रहो, सीखते रहो। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इन सिद्धांतों की सादगी और इनकी सार्वभौमिकता। मतलब ये हर किसी पर लागू होते हैं। आज जब वित्तीय सलाह अक्सर बहुत जटिल और डरावनी लगती है, क्लैसन की किताब हमें याद दिलाती है कि दौलत बनाने के मूल नियम असल में बहुत सीधे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखते रहने के बारे में है। बांसीर और कोबी की कहानियां हमें इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उनकी शुरुआती कश्मकश को महसूस कर सकते हैं। सही कहा। ये सिद्धांत किसी भी युग, किसी भी शहर, किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। वाकई ये कमाल की बात है कि कैसे हजारों साल पुराने विचार, जो शायद मिट्टी की पट्टियों पर उकेरे गए थे और फिर कहानियों में ढाले गए, आज भी हमें एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। ये शायद इसलिए कि बुनियादी चीजें कभी नहीं बदलती हैं ना। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इन कालातीत सिद्धांतों को देखते हुए ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज से ही अपनाया जाए तो वो किसी की लंबी अवधि की वित्तीय तस्वीर में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है? क्या वो बचत की शुरुआत है, या खर्चों पर लगाम लगाना है, या निवेश के बारे में सीखना शुरू करना है, या फिर अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना है? इस सवाल पर विचार करना शायद अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आप इस तरह की और भी शानदार ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। और आपको इस समरी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, नीचे कमेंट में साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।